गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। बेटा इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीनों जो क्षेत्रक हैं उनकी कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, तुलना कैसे की जा सकती है। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि तीनों क्षेत्रकों में जो भी उत्पादन या सेवाएं हैं उनको कैसे काउंट किया जा सकता है, उनकी गणना, उनकी गिनती कैसे की जा सकती है। तो जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं इसमें जो भी उत्पादन कार्य हैं, ठीक है, चाहे वस्तुएं सेवाएं हैं, जो भी उत्पादन होता है इन क्षेत्रों में जो भी लोग वस्तु और सेवाएं उत्पादित कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित कर रहे हैं। ठीक, कि कैसे तीनों क्षेत्र की गणना कैसे कर सकते हैं, चाहे वो फार्मर्स है या मैन्युफैक्चरर है या सर्विसमैन है, वो अपनी जो सेवाएं और जो उत्पादन कर रहे हैं उनको हम टोटल काउंट कैसे करेंगे कि हमारे देश में तीनों क्षेत्रकों का कुल योगफल क्या है, कितना टोटल प्रोडक्शन होता है। तो इसको सालाना गिनते हैं, ठीक है। एक साल में इनकी जो वस्तुएं और सेवाएं हैं इनका टोटल वैल्यू निकाली जाती है, प्रोडक्शन टोटल काउंट किया जाता है। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि हमने कितनी चीज़ों को प्रोड्यूस किया, कितनी सेवाएं दी गई। तो हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि इन चीज़ों को, इनका योग करने के लिए किस चीज़ की मदद ली जाती है, ठीक है। तो इसमें टॉपिक है हमारा प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे कर सकते हैं। गणना मीन्स क्या होता है? काउंटिंग। और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, कुल उत्पादन कैसे फाइंड करेंगे हम, क्या हम टोटल जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी उगा रहे हैं, उन सब को टोटल योग करेंगे। तो ये एक इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है इसको फाइंड करना। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो उनकी वैल्यू है उनको ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है देश का क्या निकाला जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। जो टोटल प्रोडक्शन हुई है, जो सर्विस हैं, उनकी वैल्यू निकाली जाती है और उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ओके, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। ये कौन निकालता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये ड्यूटी होती है केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार में एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट। जो वित्त मंत्री है वो हर साल जीडीपी निकालता है कि देश के अंदर कितनी टोटल प्रोडक्शन हुई है, उनकी वैल्यू को जोड़ा जाता है और फिर पता चलता है कि हमारा जो है जीडीपी कितना है। तो हर साल कंपैरिजन होता है इसका, कभी ये जीडीपी बढ़ जाता है, कभी जीडीपी घट जाता है। तो ये हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं। अब वो जीडीपी जो है कैसे घटता और बढ़ता है, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप सोचते होंगे कि जो हज़ारों की संख्या में वस्तुएं उत्पादित होती हैं या सेवाएं हैं उनको काउंट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही बड़ा कार्य है ये। और हमें बहुत हैरानी भी होगी कि हम कैसे इसको काउंट करते हैं। जैसे कार है, कंप्यूटर्स हैं, कील, फर्नीचर, कितनी चीज़ें देश के अंदर बनती हैं, तो इन सबको कैसे काउंट किया जा सकता है? इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो इनका जो योगफल है, यानी कि इसको टोटल जो निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा? आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसको काउंट कैसे किया जाता है। इतनी सारी चीज़ों का उत्पादन होता है देश के अंदर, तो इसको कैसे टोटल करेंगे? तो इसके लिए क्या किया जाता है? अर्थशास्त्री जो भी वस्तु और सेवाएं हैं देश के अंदर, उनकी टोटल संख्याओं का योग करने की बजाय उनका जो मूल्य है, जो वैल्यू है, उसको जो है जानना जाता है कि लास्ट में कितनी
किसी प्रोडक्शन की, किसी उत्पादन की जो प्राइस है या मूल्य है वो मिला है। यहाँ पर एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यदि किसान ने देखो 10,000 किलोग्राम गेहूँ, मान लो पूरे देश में ही 10,000 किलोग्राम गेहूँ पैदा हुआ है, और उस गेहूँ को जो 10,000 किलोग्राम गेहूँ है उसको 8 रुपये के हिसाब से, 8 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाए, तो 10,000 किलोग्राम की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 80,000 रुपये। यानी कि जो 10,000 किलोग्राम है उसका कितना पैसा मिलेगा? 8 रुपये किलो के हिसाब से 80,000 रुपये। ठीक है। इसी तरह अगर कोई जो नारियल की खेती कर रहे हैं तो 5,000 नारियल वो उगाता है और 10 रुपये के हिसाब से पर नारियल जो है उसका बिकता है। 5,000 नारियल है उसके पास और एक नारियल की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो टोटल उसको कितना मिलेगा? 50,000 रुपये। ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है कि जो तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य हैं उनकी गणना की जाती है, उनका जो टोटल है उसी को जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जब हम टोटल करते हैं तो इसमें क्या देखने वाली बात होती है कि कितना गेहूं पैदा हुआ, कितने किलोग्राम बिका। ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी उत्पादित और बेची गई वस्तु की गणना करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी हमने उत्पादित किया है, कोई भी चीज़ फसल पैदा की है फिर उसको बेचा गया है, तो हर एक वस्तु की हम गणना नहीं करेंगे, हम फाइनल गुड्स की गणना करेंगे। जैसे अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही जो है औचित्य, मतलब कि वैल्यू उस चीज़ की है जो लास्ट में हमें उस चीज़ का पैसा मिला है, प्राइस मिला है, मूल्य मिला है, उसको ही हम जीडीपी में काउंट करेंगे। एक किसान है, ठीक है, गेहूं उगा रहा है, वो आटा मिल को क्या करता है, गेहूं 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं बेचता है। यानी कि उसके पास जो गेहूं है वो 8 रुपये किलो के हिसाब से किसको दे देता है? आटा मिल को, जो आटा बनाता है, फ्लोर मिल को। ठीक है। अब मिल में गेहूं की पिसाई हुई, उससे आटा बना, आटे से फिर कंपनी ने क्या बनाया? बिस्किट बना दिए। अब वही एक पैकेट जो है बिस्किट का वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। तो बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी, तेल, ये चीज़ों का उपयोग करेगी। मान लो कि एक आटे से वो क्या बना रही है कंपनी? बिस्किट बना रही है। तो बिस्किट बनाने से पहले जो भी चीज़ें बिस्किट में यूज़ होती हैं, ठीक है, चीनी भी यूज़ होती है, तेल भी यूज़ होता है, उसको बेक किया जाता है, फिर उसकी पैकिंग होती है, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब की जो लागत है, जो खर्चा है, उसको किसके साथ ऐड करेगा? जिस हिसाब से उसने वो गेहूँ खरीदी है। ठीक है। तो जो भी 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है और 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो, ठीक है, कंपनी जो है आटे से क्या बनाती है? बिस्किट वगैरह बनाती है। अब उसी गेहूं से वो 4 पैकेट बनाती है और बाज़ार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में वो 4 पैकेट बेचती है, यानी कि 15 रुपये प्रति पैकेट। अब ये जो 15 रुपये उस गेहूं के पैकेट, बिस्किट के पैकेट की कीमत निकली, तो इस 15 रुपये में वो 8 रुपये भी शामिल होंगे, चीनी भी शामिल होगी, तेल भी शामिल होगा। ये सारा खर्चा लगा के जिस कंपनी ने बिस्किट बनाए हैं उस बिस्किट के पैकेट की कीमत रखेगी 15 रुपये प्रति पैकेट। अतः जो बिस्किट की लास्ट वैल्यू है, गेहूं की नहीं काउंट करेंगे, चीनी की नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलकर ही बिस्किट बना है। तो जो लास्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ? बिस्किट। तो इस वजह से
उसके अंदर उन सब की कीमत ऐड है जो इस प्रोसेस में आते हैं या जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। अब मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं? चीनी है, तेल है, ठीक है, पैकिंग है, ये सारी चीज़ें आती हैं मध्यवर्ती उसमें। स्टार्टिंग में क्या था? गेहूं, और लास्ट में क्या बन गया उस गेहूं से? एक बिस्किट का पैकेट। तो जो बीच की प्रोसेस है, जो बीच की क्रिया है, उस क्रिया से जो भी खर्चा आता है उसको उसकी बिस्किट की कीमत में ऐड कर दिया जाता है। तो इसे हम बार बार काउंट नहीं करेंगे कि जो 8 रुपये अलग काउंट कर लिए, 10 रुपये अलग काउंट कर लिए, ठीक है, और जो 60 रुपये हैं वो अलग काउंट कर लिए। भी एक ही चीज़ को बनाने का जो भी खर्चा, जो फाइनल गुड, जो लास्ट में तैयार होती है वस्तु, तो उसे काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या हमने जो है फाइनल इसकी डेफिनेशन बनेगी, जो अंतिम उत्पाद है, जो बिस्किट का पैकेट तैयार होकर उपभोक्ता तक पहुंचा है, उसकी जो कीमत है वो जीडीपी में काउंट होगी। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना की जाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस 15 रुपये के पैकेट में जो भी उसको बनाने तक का खर्चा है, ख़रीदने से लेके बेचने तक का जो खर्चा है, उसमें ऐड होता है। तो एक ही चीज़ को बार बार हम नहीं काउंट करेंगे, इसलिए अर्थशास्त्री क्या करते हैं? जीडीपी निकालने के लिए जो अंतिम वस्तु है और जो अंतिम सेवा है उसी को ही काउंट किया जाता है, और जो बीच की मध्यवर्ती वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। तो विशेष वर्ष यानी एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई, जितनी भी सेवाएं दी गई, उनका जो भी मूल्य बना उसको कुल उत्पादन के अंदर जोड़ा जाता है। तो तीनों क्षेत्रकों के योगफल से क्या बनता है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो किसी भी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में जो भी उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, उससे क्या होता है? अर्थव्यवस्था की जो विकास है वो प्रदर्शित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है, इट मीन्स अर्थव्यवस्था विकास कर रही है। अगर जीडीपी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो विकास नहीं हो रहा। तो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो किससे पता की जाती है? जीडीपी से। और जीडीपी कैसे निकाली जाती है? प्रत्येक अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो ये कौन करता है भारत के अंदर? जीडीपी। और ये सारा जो काम है, इसको मापना, गिनना, इसकी ड्यूटी किसकी होती है बेटा? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का जो एक मंत्रालय, डिपार्टमेंट है, जिसे मैंने बताया था वित्त मंत्रालय, ठीक है, ये काम जो है पूरे देश का टोटल प्रोडक्शन निकालता है, टोटल वैल्यू से कि कितना उत्पादन हुआ। और राज्यों और केंद्र शासित देशों में विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से जो भी सूचनाएं हैं वो अलग अलग भी हो सकती हैं, और जो है केंद्र सरकार भी करती है। केंद्र सरकार की हेल्प कौन करती है? राज्य सरकारें। वो उनको जो है आंकड़े देती है कि उनके राज्य में तो सारे टोटल जितने भी राज्य हैं उनकी अंतिम वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उनका टोटल निकाला जाता है। अब हम जानेंगे कि इनका जो ऐतिहासिक परिवर्तन है, क्षेत्रकों के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, इनके पीछे जो इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है। क्या तीनों क्षेत्र आज से 100 साल पहले भी थे? ठीक है, तो ये जो परिवर्तन आ रहा है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में, इसके पीछे कौन से ऐतिहासिक जो परिवर्तन है वो काम करते हैं। क्योंकि चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे अमेरिका की, विकसित देशों की या विकासशील देशों की,
तो उन सब का अगर हम 100 साल पहले उनका बैकग्राउंड देखें तो उसमें हम पाएंगे कि वो लोग, चाहे वो अमेरिका के थे, चाहे यूरोप के थे, चाहे इंडिया के थे, तो सबका काम क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर, यानी कि प्राथमिक क्रिया जो थी इन देशों में सबसे ज़्यादा थी। तो जितने भी विकसित देश हैं, ठीक है, उनका इतिहास क्या बताता है कि उन देशों में भी सबसे पहले जो प्राथमिक क्षेत्र था वो उसमें लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, यानी कि उनकी मेन जो आर्थिक क्रिया थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर। और जैसे जैसे जो कृषि थी, एग्रीकल्चर था, उसमें बढ़ोतरी होती गई, उसमें उत्पादन अधिक होता गया और कृषि क्षेत्र जैसे ही समृद्ध हो गया तो पहले की तुलना में अधिक उत्पादन होने से क्या हुआ? जो दूसरे कार्य थे, यानी द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया, वो बढ़ गई, जिसमें क्या आ जाते हैं? जो शिल्पी हैं, व्यापारी हैं, वो क्या करेंगे? जो कृषि से उत्पादित चीज़ें हैं उनको अलग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। उनका शिल्पकार जो हैं, शिल्पकार क्या करेंगे? जितने भी मिनरल्स हैं उनको चेंज कन्वर्ट कर देंगे। व्यापारी क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को खरीद कर उनकी जो है प्रोडक्शन करवाएंगे, उनको विनिर्मित करवाएंगे और उनका फिर व्यापार करेंगे। तो जैसे जैसे कृषि यानी कि प्राथमिक क्रिया जो है समृद्ध हुई, विकसित हुई, तो उसकी वजह से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र भी हमारे सामने आए, उनके अंदर भी ये क्रियाएं ज़्यादा बढ़ गई और क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त जो परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि में जुड़े थे, फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी, प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। तो ये स्टार्टिंग बताया गया है कि चाहे कोई भी देश था, कोई भी अर्थव्यवस्था थी, तो उसमें प्राथमिक क्रिया क्या थी? कृषि। और लंबे समय के बाद क्या हुआ? जो विनिर्माण था, ठीक है, कारखाने वगैरह थे, वो अस्तित्व में आए, उनका प्रसार होने लगा। जैसे ही हम कृषि में आत्मनिर्भर हो गए, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गई। पहले देखो, आज़ादी से पहले क्या था हमारे देश में या विश्व के अंदर? हर एक देश उतनी ही खेती करता था जितनी उनकी लागत है, यानी कि कंजप्शन है। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा इतनी एग्रीकल्चर नहीं थी, ठीक है। जो आज हम प्रोडक्शन देखते हैं खेतों के अंदर, क्वांटिटी जो बढ़ गई है, पैदावार बढ़ गई है, ठीक है, वो किसकी वजह से है? आधुनिक मशीनों का, खादों का प्रयोग करके हम प्रति हेक्टेयर जो है उपज ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन कुछ सालों पहले की बात करें तो ऐसा नहीं था। सिर्फ एक जो खेती क्रिया थी उसका जो भी प्रोडक्शन होता था वो सेल्फ कंजप्शन में ही यूज़ हो जाता था। व्यापारिक खेती तो बाद में बनी, ठीक है, कारखाने अस्तित्व में बाद में आए, विनिर्माण क्रियाएं फिर शुरू हो गई, क्योंकि हमारे पास यूज़ करने के बाद भी अनाज बच गया। अब उस अनाज का क्या किया जाए? तो उसके लिए फिर कौन सी चीज़ें अस्तित्व में आई? कारखाने अस्तित्व में आए, विनिर्माण क्रियाएं अस्तित्व में आई। जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स बढ़ी वैसे वैसे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो है रोज़गार का प्रसार हुआ। बहुत सारे लोग जो है कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में काम करने के लिए वो क्या हो गए? मजबूर हो गए। इतिहास में पढ़ा है हमने, कारखानों में क्या था? सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लग गए थे। जो भी चीज़ें फैक्ट्री में तैयार होती थी, अगर हम उसकी तुलना हाथ से बने तैयार माल से करें तो हाथ से बनी चीज़ें जो थी वो महंगी बिकती थी। फैक्ट्री से जो चीज़ें बनती थी वो सस्ती बनती थी, क्योंकि उसमें समय भी कम लगता था, उसके अंदर जो खर्चा था, लागत जो थी चीज़ को बनाने की, वो भी कम थी, ठीक है। तो लोग जो थे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे जो फैक्ट्री मेड होती थी चीज़ें। और कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण क्या हुआ? जो बचा हुआ समय था वो लोग और काम करने लग गए। जो फार्मर्स थे पहले देखो खुद खेती करते थे, और जब मशीनों का प्रयोग हो गया तो खेती की करने की जो क्रिया थी उसमें
तेज़ी आई, समय बच गया फार्मर्स के पास, तो फार्मर्स चाहे वो किसान हैं तो वो दूसरे कार्यों में इन्वॉल्व हो गए। और 100 वर्षों में विकसित देशों में जो द्वितीय क्षेत्र था और तृतीय क्षेत्र था, इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, क्योंकि फार्मर्स अब क्या करने लग गए, वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में भी जुड़ गए। जो अतिरिक्त समय बचता था खेती करने के बाद, वो अपना जो समय है उसका सदुपयोग कहाँ करने लगे, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की क्रियाओं में। तो कुल उत्पादन की दृष्टि से जो सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। आज जो है सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। वही लोग कुछ सौ पहले क्या था, वो खेती में लगे हुए थे प्राथमिक क्षेत्र में। तो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, जो इनकम है वो ज़्यादा होती है प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में। तो लोग जो हैं प्राथमिक क्रिया के साथ साथ द्वितीय और तृतीय क्रियाएं भी अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए करने लग गए हैं। तो भारत में भी तीनों क्षेत्रों को में जो कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, और विगत वर्षों में जो विकसित देशों के नए पैटर्न के स्वरूप भारत में भी जो आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, वो पैटर्न जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।